नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के दर्शकों को मैं 2009 और 2014 के नरेंद्र मोदी के फर्क का अनुभव कराऊंगा। जैसे मैंने कल बताया कि 2009 के लोकसभा चुनाव में मेरी नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई थी। इस बार भी सबसे पहले मैंने ही नरेंद्र मोदी से चुनावी बातचीत की। गजब संयोग है कि सन 2009 में मैंने नरेंद्र मोदी के अगले पड़ाव या कि प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल किया। मैंने उनके और राहुल गांधी के संभावित मुकाबले का सीन बताया, उनसे उनका रोड मैप पूछा। यह सब कल टेलीकास्ट हो चुका है। तब और अब के सवाल जवाब में चौंकाने वाली एक हकीकत नरेंद्र मोदी के विचार सोच में स्थायीपना है। 2009 में मोदी के चेहरे की भाव भंगिमा, उनकी खुली हंसी, उनके व्यक्तित्व से अब में कुछ फर्क भले दिखलाई दे, लेकिन सोच समझ धुन में सततता, कंसिस्टेंसी गजब मिलेगी। आज इसका उन्हीं की जुबानी खुलासा है। सन 2009 और सन 2014 के उनके इंटरव्यू की तुलना है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। सन 2009 में मैंने नरेंद्र मोदी से पठानकोट के रास्ते विमान में बातचीत की थी। इस बार नरेंद्र मोदी के गांधीनगर के निवास पर बात हुई। हां, हकीकत है कि नरेंद्र मोदी से अपना परिचय दिल्ली में उनके भाजपा संगठन में आने के वक्त से है। तभी गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक की उनकी सफलता के मद्देनजर मैंने 2009 में भी पूछा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वे भाग्य को जिम्मेवार मानते हैं या कर्म को। नरेंद्र मोदी का अप्रैल 2009 में तब यह जवाब था। मोदी जी, 20 साल पहले संगठन बतौर प्रचारक आने या संगठन मंत्री के साथ में आपने जैसी शुरुआत की थी और आज आप जिस मुकाम में हैं, उसको देखते हुए ये सारा जो हुआ है, क्या ये भाग्य की बदौलत हुआ है या आपके पुरुषार्थ या प्लानिंग? क्या वजह मानते हैं? वही ऐसा बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि मैंने इसका तो कभी एनालिसिस नहीं किया। जहां तक भाग्य का सवाल है, मेरे उस विषय में रुचि नहीं है, नहीं मेरी कोई। मतलब आप पुरुषार्थ और प्लानिंग उसको मानते हैं? एक तो मेरी उसमें रुचि नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि योगः कर्मसु कौशलम, ये शायद मुझे जीवन में काम आया है। कार्य को ही मैं अपना योग माना है, और मैंने जब जो जिम्मेवारी मिली उसको बड़े लगन से किया, और मेरी हर जिम्मेवारी मेरी अगली जिम्मेवारी का दरवाजा खुलती है। और अब या कि इस मार्च 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह कहा, मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं आस्थावादी हूँ, मैं परम शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। उसने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो मुझे करना चाहिए, उससे नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर को बार बार जाके परेशान मत करो, ये करो वो करो। वो उसने मुझे यहाँ भेजा है, उसने मुझे जो काम लेना होगा वो लेता रहे। उस नाते कर्मवादी आप बिल्कुल के जो करते रहेंगे। लेकिन हम लोग तो क्या है, सुबह शाम जाकर के आरती उतार उसको कहते हैं ये करो वो करो, कि वो कोई हमारा एजेंट है क्या? परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा हमसे जो करवाएगा हमें करना चाहिए। परमात्मा जो सद्बुद्धि देगा उस सद्बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। जनता निर्णय करेगी। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, एक व्यक्ति के नाते, अब सारा देश जानता है कि मैं कहां पैदा हुआ, कैसे पला बढ़ा, और मेरा इस जीवन में विश्वास रहा है, और मैं देश के नौजवानों को भी हमेशा कहता हूं, जीवन में कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। और मैंने भी कभी जीवन में कुछ भी बनने का सपना नहीं देखा है। मैं आज 27 तारीख को आपसे बात कर रहा हूं,
तब भी मैं कह रहा हूं कि मैंने जीवन में कुछ बनने के सपने नहीं देखे। हाँ, करने के सपने देखने चाहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जीवन जुटा देना चाहिए। अब जरा यह देखें कि सन 2009 में नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली अटल बिहारी वाजपेयी बनाम उनकी शैली और उनके अकेले चलने की इमेज पर क्या कुछ कहा। उनके जवाब, वाजपेयी जी की एक कार्यशैली थी, वाजपेयी जी की कार्यशैली को लोग याद करते हैं, उसमें सबको साथ लेकर, भले विरोधी भी हो, संघ से उनकी नहीं भी बनी हो तब भी साथ लेकर, कोई उन्होंने किसी को नहीं काटा। तो आपकी छवि या संघ की सामाजिकता के बावजूद ये नहीं लगता है कि राजनीतिक तौर पर जयललिता या इनके समीचीन आपको माना जाए? पहली बात यह है कि मेरी वाजपेयी जी से तुलना करना नहीं, कार्यशैली, राजनीतिक नहीं, वाजपेयी जी की कार्यशैली और मेरी कार्यशैली की तुलना करना एक प्रकार से वाजपेयी जी के साथ अन्याय होगा। वो इतने सालों का उनका अनुभव है, उनका अपना तजुर्बा है और सालों तक संसद में उनको कार्य करने का अवसर मिला है। मुझे वेरी वेरी लिमिटेड टू पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में रहा है काम कर रहा है। मुझे बाहर के फलक में तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आना पड़ा है और इसलिए मेरा मूल्यांकन करने के लिए भी बहुत समय बाकी है। इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, इतना। और दूसरा, अटल जी को जो भाग्य नहीं था वो भाग्य मेरे पास है, क्योंकि अटल जी के पास कोई और अटल जी नहीं था जिसको देख करके वो चले। मेरे पास एक अटल जी है कि जिसको देख करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला, वही दूसरा उनसे सीखने का मैं सौभाग्य मिला। अटल जी ने संघर्ष किया था उस मुकाम में आने के लिए। आपको कई चीजें गुजरात में हो या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बनी बुनाई मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूँ जब मैं आरएसएस में प्रचारक था, ऐसे हमारे प्रचारक रहे जो चना खा के काम करते थे। जब हम प्रचारक बने तो हमें स्कूटर हमारे पास था। अब उस समय स्कूटर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन कर्म के साथ आपको जो सफलता मिली है, इससे आपकी नेतृत्व में एक अहंकार का पनपना, ऐसा बाहर के सारी देश दुनिया मानती है, पार्टी में भी मानते हैं कि आप किसी के साथ नहीं ले चलते। जिनके साथ आपने काम किया वो भी आपके साथ नहीं रहते। आप अकेले अपनी एकला चलो वाली प्रतीक में ज्यादा काम करते। अकेला चलने वाला इंसान कभी भी जीवन में सफल नहीं होता। लोकतंत्र में तो टीम स्पिरिट, टीम वर्क, ये उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके बिना जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। और मैं तो मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से पला बढ़ा हूं, इसलिए मुझे लोक संग्रह सिखाया गया है, यानी मुझे ट्रेन किया गया है और तभी तो मैं इतने लोगों को लेकर चल पा रहा हूं। नहीं, तभी तो परिणाम मिलता है। दूसरा, अब छवि का जहां तक सवाल है, कोई भी मनुष्य 100% पूर्ण नहीं होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां रहती है और बहुत सी कमियां ऐसी भी हो सकती हैं जो मुझको खुद को नजर ना आती हो, मेरे यार दोस्तों को नजर आती हो। तो जब मुझे कभी लोग कहते हैं, तो मैं अब तक 400 लोगों को पूछ चुका हूं तो भैया ये जो मेरी छवि बनाई गई है, आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हो कि मैं मेरे बॉडी लैंग्वेज में, मेरे शब्दों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मैं ठीक करूं? मार्च 2014 में इस सब पर उनका कहना था, एक दूसरा झूठ है, क्योंकि मुझ पर कोई गंभीर आरोप तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का ये आरोप चलाते रहते हैं। इतना बड़ा गुजरात जिसमें जो बदलाव आया, क्या कोई एक आदमी ला सकता है क्या? बिना टीम कभी सफल नहीं होता है। और मेरे यहां आज भी मैं कहता हूं, टीम गुजरात, टीम के बिना सफल नहीं होता है भैया। जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, आप उनको सुनते नहीं हैं। कभी मेरे साथ काम करके देखिए। और मेरी सफलता का मूल कारण यह है कि मैं सबको सुनता हूं। मेरी सफलता का कारण यह है कि मैं सबसे राय मशवरा करता हूं। हाँ, एक बार सबकी राय बन जाए और नतीजे पर फैसले। नरेंद्र मोदी की हकीकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक होना है। नरेंद्र मोदी सन 2009 में जिस मुकाम पर थे और 2014 में आज जहां हैं, उस सब में वे मन से अपने को आरएसएस के प्रति कर्जदार मानते हैं। नरेंद्र मोदी की व्यक्तित्व और कृतित्व में आरएसएस के प्रभाव का रोल दो टूक है। इसे उन्होंने सन 2009 में इस तरह समझाया। मोदी जी, क्या
क्या ये नहीं लगता है कि आपकी जो कार्यशैली है, आपकी जो इमेज है या जो भी हो, वो एक संघ परिवार भाजपा की कार्यशैली या वाजपेयी जी की कार्यशैली से कुछ अलग है? लीक सेट कर अलग संभव नहीं है, अलग संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उम्र के कारण अधिक एक्टिविटी हो सकती है। आज के टेक्नोलॉजी का मुझे फायदा मिला है, उसके लिए उसका कैनवास थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मूल जो उसका जीन्स है उसमें कोई अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा इमेज का जो सवाल है ना भैया, मैंने जिंदगी में कभी मेरी इमेज के लिए काम ही नहीं किया। नहीं, आप सुनिए ना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं मेरी इमेज। जब मुझे संगठन का काम था तो मेरे कार्यकर्ताओं की इमेज में लगा रहता था, जिसको नेता प्रोजेक्ट करना है उसकी इमेज की चिंता में लगा रहता था। जब सरकार बनाने का काम चलाने काम आया तो मुझे गुजरात की इमेज के सिवाय मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना एक प्रोफाइल दबंग, साहसी या किसी की चिंता नहीं करने वाला, जो ये नहीं बना रहे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये परिस्थितियों से बन रहा है? नहीं, मेरा कार्य बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को विवाद चाहिए, कुछ लोगों को नकारात्मकता चाहिए। और जब आप आदमी पर कोई गंभीर आरोप लगा नहीं पा रहे हो, आपको कुछ मिलता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आता है कार्यशैली ऐसी है। उसको 10 बिंदु पूछोगे कार्यशैली के तो बता नहीं पाता है, जनरल टोन में बोल देता है ऐसे है। तो हमारे देश में 2-4 चीजें ऐसी हैं जिसके प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ऐसी चीजें हवा में चलती है। आरएसएस में भी आप पर जब बात होती है तो 2 खेमे नजर आते हैं, पार्टी में भी 2 खेमे नजर आते हैं, आखिर ये क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बताया जा रहा है वो तो आरएसएस के लिए क्रेडिट है, क्योंकि आज तक आरएसएस में ऐसा बताया जाता था दुनिया में कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, अलग विचार नहीं होता है, एक ही डंडे से चलता है। अब आप बता रहे हैं वहाँ 2 सोच है, नहीं तो इधर से क्रेडिट है। नहीं, उसमें एक ही बात कही जाती है कि व्यवहारिक तौर पर जब आपको दिल्ली में अनुभव मिला तो दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं, राष्ट्रीय राजनीति, संघ के पदाधिकारियों, इनके व्यवहार, इनको किस तरह हैंडल किया जाए, ये आपको समझ में आ गया और उसके बाद से ही आपकी सक्सेस स्टोरी चालू हुई। ये क्या इस बार? पहली बात ये है, इसका मतलब हुआ कि जो आपने आगे जो सवाल पूछे थे उसका जवाब आप खुद ही दे रहे हो कि भाई मोदी जी ने ह्यूमन स्किल को ठीक से समझा है, ह्यूमन स्किल को हाउ टू ऑर्गेनाइज। अब ये चीजें मुझे आरएसएस से सीखने को मिली है। इसका मतलब कि मैं लोक संग्राहक हूँ, लोक शक्ति की पहचान करने वाला हूँ और लोक शक्ति को जोड़ने वाला हूँ। और मार्च 2014 में उन्होंने आरएसएस के प्रभाव को लेकर यह कहा। पहली बात है, बच्चा 5वीं कक्षा में अगर एडमिशन लेता है, 7वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, 8वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, वो एक नींव बनती है जो आगे जाकर के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, आगे नोबेल प्राइज विनर बनेगा, आगे रिसर्चर बनेगा, लेकिन ये नींव वहां पक्की होती है। मुझे बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा देश के लिए जीने के संस्कार मिले हैं, डिसिप्लिन से जीने के लिए संस्कार मिले हैं, कठोर परिश्रम करने के लिए संस्कार मिले हैं, खुद के लिए नहीं औरों के लिए सोचने के संस्कार मिले हैं। और मैं इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऋणी हूं, जिन्होंने मुझे स्वयं। आज लोग, मैं जब दौरा करता हूं, लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आप थकते नहीं हो क्या? आप सुबह शाम इतने दिनों से दौड़ रहे हो। उसका मूल कारण है संघ के अंदर कठोर परिश्रम की मेरी ट्रेनिंग हुई है, खुद के लिए कम सोचना, जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए ज्यादा सोचना, ये मुझे बचपन से ट्रेनिंग। नहीं, ये है, लेकिन उसके साथ में मूल भाव समाज सेवा का था। लेकिन समाज सेवा के साथ राज या सत्ता का जो मुकाम बना, ये कन्वर्ट कैसे हुआ? मेरे लिए आज भी राजनीतिक क्षेत्र ये एम्बिशन नहीं है, एक मिशन है। हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमारे लिए सत्ता सब कुछ नहीं है, समाज भक्ति सब कुछ है। यही तो हमारे संस्कार हैं, जो हम जहां भी बैठेंगे, जिस जिम्मेवारी के साथ बैठेंगे, जिस दायित्व को निभाएंगे, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण, भारत मां फिर से एक बार जगत गुरु का स्थान प्राप्त करे, विश्व की स्पर्धा में
हमारी भारत माता भी एक शक्ति बन करके उभरे, ये हर भारतवासी का सपना होना चाहिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का सपना होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।